गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है स्टार्स प्रोजेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो फाइनेंशियल सपोर्ट लेना था स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए वो ले लिया है। 5718 करोड़ का जो है वो एक तरह से एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि हमको फंड चाहिए है स्टार्स प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है। तो ये स्टार्स प्रोजेक्ट है क्या? स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो 6 स्टेट्स को कवर कर रहा है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा को। ठीक है। अब इसमें होना क्या है, ये स्टार्स प्रोजेक्ट से हम अपने जो स्कूल की जो एजुकेशन है, स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसको सुधारना चाहते हैं। खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन दी जा रही है उसको हम एक तरह से ओवरहॉल करना चाहते हैं और हम कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाना चाहते हैं उसमें। ठीक है। अब ये स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर हम सब स्टेट को सपोर्ट करेंगे ताकि वो डेवलप कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और इवेल्युएट कर सकें जो वो इंटरवेंशंस कर रहे हैं अपनी जो स्कूल लेवल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसको वो अच्छी एजुकेशन डेवलप कर सकें, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। जो भी वो चाहते हैं कि जो भी वो प्रोजेक्ट्स अपने अपने स्टेट जो चाहते हैं कि वो अपनी स्कूल एजुकेशन को अच्छा करना चाहने के लिए जो भी वो प्रोजेक्ट्स को लाना चाहते हैं इम्प्रूव करने के लिए, उन सबको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। और ताकि उसका फ़ायदा जो है वो कुछ मिल रहा है स्कूल एजुकेशन पे या नहीं, उसको इवेल्युएट करने का भी यही प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो तीनों तरफ से एक तरह से ये टारगेट कर रहा है कि डेवलप करने में भी हेल्प करेगा कि क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए स्कूल एजुकेशन के लिए। दूसरा, इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करेगा स्टेट्स को कि क्या जो है पॉलिसीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और फिर एंड में उन पॉलिसीज़ की इवैल्यूएशन तक जो करनी है वो भी इस उसमें भी ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करने वाला है स्टेट्स की। ठीक है। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं? ये सिर्फ 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। अब एक ये आउट ऑफ द टॉपिक न्यूज़ है बट आप इसको याद रखो कि एक सिमिलर सा ऐसा प्रोजेक्ट एडीबी, एडीबी कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो भी फंड कर रहा है 5 स्टेट्स में इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, झारखंड में, असम में। तो अब देखो कितना अच्छा चीज़ है कि 6 स्टेट्स हमने वर्ल्ड बैंक की हेल्प से कवर कर ली हैं और 5 स्टेट्स हम एडीबी के प्रोजेक्ट से हम एडीबी के फंड से हम कवर कर लेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। एनीवेज हम स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में हम कंटिन्यू देखते हैं अब इसके बारे में। ये ओवरऑल मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करना चाहता है इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है। और ये एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। अब आपको पता है ना, आपको मैंने कई बार समझाया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फ़र्क क्या होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जिसमें स्टेट्स को भी अपना कुछ फंड लगाना पड़ता है। ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसके अंदर जो सेंटर है वो सारा पैसा देता है, आपको पता है। ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मशीनरी होती है, जो उनका अपरेटस होता है, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है और कुछ पार्ट जो है उसका फंडिंग का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंक्शंस क्या होंगे इसके? ठीक है। अब नेशनल लेवल पर तो ये फंक्शंस हैं इसके कि रॉबस्ट और ऑथेंटिक डेटा जो है कि कितने बच्चे स्कूल में रिटेंशन हो पा रही है और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन स्कूल में, उसके उसके बारे में नेशनल डेटा एक तरह से इकट्ठा करना, ये इसका प्रोजेक्ट का इनिशिएट एक तरह से जो है मोटिव है। दूसरा कि स्टेट के जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, जो स्टेट जो है जो अब स्टेट्स को इसमें encourage किया जाएगा कि आप अपनी स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेके आओ। उसके बेसिस पर ही उनको ग्रांट्स मिलेंगी। तो जो स्टेट की इंसेंटिव ग्रांट्स हैं उसको टाई अप कर दिया गया है कि वो किस तरह से जो है स्टेट्स जो है वो गवर्नेंस ले जो इम्प्रूव कर रही हैं अपनी एजुकेशन के लिए। ठीक है। फिर एक तरह से नेशनल असेसमेंट सेंटर जो पारख, आपको पता है पारख जो है ये बनाया जा रहा है, इसके ही थ्रू जो है असेसमेंट की जाएगी कि स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। स्टेट लेवल पर क्या हो रहा है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कैसे इंप्रूव किया जा सके, टीचर्स की डेवलपमेंट कैसे की जा सके और स्कूल की जो लीडरशिप है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके। स्कूल लीडरशिप को कैसे इंप्रूव करेंगे? प्रिंसिपल्स वगैरह को जो है अच्छी ट्रेनिंग दे के इंप्रूव करेंगे। मैनेजमेंट तक को भी अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उस लेवल तक पर भी जो है ये स्टेट लेवल पर देखा जाएगा। ठीक है। अब वोकेशनल एजुकेशन का भी इसके अंदर एक जो है हमारा मोटिव है स्टेट लेवल में। तो वोकेशनल एजुकेशन को भी स्कूल्स में हम कैसे मेन स्ट्रीम कर सकते हैं और काउंसलिंग, इंटर्नशिप्स जो है वो स्कूल चिल्ड्रन की हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी वो भी एक पार्ट होगा हमारा स्टार्स प्रोजेक्ट का।
मेजर कैसे किया जाएगा? अब आपको देखो, आपको बताया था ना, ये इवैल्यूएशन भी करनी है इसी के अंदर, तो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ स्कूल्स ने या स्टेट्स ने परफॉर्म अच्छा किया है? तो हम देखेंगे कि ग्रेड 3 लेवल पर जो लैंग्वेज है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन जो है वो कितनी प्रोफिशिएंसी लेकर आ पाए हैं। फिर सेकेंडरी स्कूल कितने जो बच्चे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, उनके हम गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर्स बनाएंगे स्टेट्स के, उसके हिसाब से भी उनकी जजमेंट की जाएगी। फिर लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स बनाए जाएंगे। स्कूल की जो मैनेजमेंट है, उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी हो रही है, प्रिंसिपल्स की जो है कैसी ट्रेनिंग हो रही है, इन सब को भी जो है एक तरह से जो ये हमारा नेशनल असेसमेंट सिस्टम होगा, जो ये हमारा जिसका नाम पारख था, पारख है जो नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये सारा कुछ जो है इवेल्युएट करेगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड देखते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये 1994 में जो है इंडिया में लॉन्च किया गया था, और एजुकेशन फॉर ऑल इसका मोटिव था। ठीक है, अब जो है रिसेंटली इसको ये पहले सिर्फ वर्ल्ड बैंक चला रहा था, अब यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया अभी कुछ महीने पहले, और जो है आई थिंक अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो ये अब एक तरह से हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम बन गया। तो इसमें गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन 6 इंडियन स्टेट्स, आपको पता है जो हमने अभी देखी थी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरला, ओडिशा और महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, तो इन स्टेट्स में एक तरह से स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को। अब 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? क्योंकि उस दिन जो रामसर कन्वेंशन है हमारा जो वेटलैंड्स के ऊपर, उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब याद रखना अडॉप्ट किया गया था उस दिन, वो 1971 में उसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन वो इन्फोर्स कब आया था? 1975 में। तो उसकी अडॉप्शन की डेट जो है उसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 1971 2 फरवरी को उसको अडॉप्ट किया गया था। तो इस साल 2021 में 2 फरवरी को उसको 50 ईयर्स हो गए हैं। तो उस ओकेजन पर हमने इंडिया ने एस्टैब्लिश किया एक सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया जो है एक तरह से नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अब वेटलैंड होते क्या हैं, ये हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। जो लैंड जो हैं, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच के जो लैंड्स हैं, जो कि एक तरह से ना तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड्स हैं और ना ही वो एक तरह से जैसे ओशंस या फिर रिवर्स जो हैं, जो उनके बीच के जो लैंड हैं, जहाँ पर जो लैंड है जो शैलो वाटर से कवर्ड रहता है, उसको हम कहते हैं वेटलैंड। ठीक है, इंडिया में 4.6% जो उसका जो टोटल लैंड है उस टोटल लैंड का 4.6% जो है वो इंडिया में वेटलैंड्स हैं, और 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो एरिया कवर करते हैं। ठीक है, और इंडिया में 42 साइट्स हैं जिनको हमने वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो डिक्लेयर किया है अंडर रामसर कन्वेंशन। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि 50th एनिवर्सरी इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 फरवरी 1971 में अडॉप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था, इन्फोर्स हुआ था 1975 पे। अब जो ये सेंटर बनाया गया है, जो ये सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हम जो है इससे पार्टनरशिप और नेटवर्क्स बनाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ डेटा शेयर करेगा ये वेटलैंड्स के बारे में, एक नॉलेज हब की तरह ये एक्ट करेगा, और स्टेट्स और यूटीज़ जो है इसमें अपना जो है डेटा एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर ये स्टेट्स और यूटीज़ को जो हेल्प करेगा कि वो कैसे अपनी पॉलिसीज़ बना सकेंगे कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के लिए। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। 1974 में इन फोर्स आया था ये। 1971 में ईरान की जो सिटी है रामसर, वहाँ पर इसको साइन किया गया था, वहाँ पर अडॉप्ट किया था इसको, और अब 50 ईयर्स हो गए हैं इसको आज, आई मीन 2 फरवरी को। तो इसको हम, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटेट। ये बहुत बड़ा नाम है, इसको आप याद रखना, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में आपसे वो रामसर कन्वेंशन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आपको वो ऑफिशियल नेम बता देंगे इसका, या इसको हम सिर्फ सिंपल ये भी कहते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, इसके 3 पिलर्स हैं कि वर्क टूवर्ड्स द वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स। जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनको ये कह रहा है कन्वेंशन कि आप अपने जो जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके वाइज यूज़ की तरफ काम करो। सूटेबल वेटलैंड्स को आप इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड्स डिक्लेयर करो, ताकि उसकी अच्छी तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके, उसकी उनकी कंजर्वेशन की जा सके, और इंटरनेशनली आप कोऑपरेट करो
बाकी कंट्रीज़ या बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ, ताकि जो वेटलैंड सिस्टम्स को को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। अब इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया। वर्ल्ड की सबसे पहली साइट जो रामसर कन्वेंशन में रजिस्टर हुई थी वो थी कोबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया में। 1974 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। कंट्री जो सबसे ज़्यादा जिसमें रामसर कन्वेंशन साइट्स है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 175 साइट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है रामसर कन्वेंशन में, और मैक्सिको में 142 साइट्स हैं, ठीक है। अब याद रखो, जो रामसर कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। कोई इसकी जो है अगर वायलेशन होती है, इसकी कोई भी मेंबर स्टेट अगर इसकी ट्रीटी की वायलेशन करता है तो उसके ऊपर कोई जो है पेनल्टी नहीं लग सकती। अब ये भी याद रखो कि वो किसी यूनाइटेड नेशंस का या फिर यूनेस्को के सिस्टम का जो है वो पार्ट नहीं है। ये रामसर कन्वेंशन जो है हमारा, जो रामसर कन्वेंशन है वो किसी भी यूएन या यूएन की एजेंसी का जो है वो है पार्ट नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टारडस्ट 1.0। तो ये जो स्टारडस्ट है ये सबसे पहली कमर्शियल स्पेस लॉन्च व्हीकल है जो कि बायोफ्यूल से पावर्ड फ्लाइट है, ठीक है। तो ये सबसे पहली ऐसी फ्लाइट जो स्पेस में भेजी गई है, कमर्शियल एक स्पेस व्हीकल भेजा गया है जो कि बायोफ्यूल से चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन ये है, स्टारडस्ट बन गया है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक प्राइवेट कंपनी है उसने इसको भेजा है। माइन जो है एक जगह है यूएस में, वहाँ पर से इसको भेजा गया है। तो अब स्टारडस्ट है क्या, ये एक लॉन्च व्हीकल है जो स्टूडेंट या फिर बजट पेलोड, जो बहुत हल्के जो पेलोड्स के होते हैं, जैसे जो सैटेलाइट्स या जो भी सामान भेजना होता है यूएस में, आई मीन स्पेस में, उसके जो बहुत हल्के लेवल पर है, जैसे कि इसमें सिर्फ ये 8 केजी तक का सामान लेके जा सकता है। पेलोड जो है जो जितना लेके जाना है उसमें सिर्फ ये 8 केजी तक का लेके जा सकता है टोटल। और अभी ये क्या लेके गया, एक क्यूब सैट, एक छोटी प्रोटोटाइप सैटेलाइट होती है क्यूब सैट जो है वो लेके गया है, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाई थी वहाँ पर। और इसको किसने बनाया है, स्टारडस्ट को किसने बनाया है, एक कंपनी है ब्लू शिफ्ट नाम से, माइन में ही यूएस में, और उन्होंने इसको बनाया है। और ये बायो डिराइव फ्यूल से जो है ये फ्लाइट जो है वो पावर की गई है और ये स्पेस में गई है अभी, ठीक है। इससे हेल्प क्या होगा कि जो छोटी सैटेलाइट्स है उसमें हम जो है जो रॉकेट फ्यूल जो बहुत महंगा पड़ता है हमको, उसकी बजाय हम बायोफ्यूल से उसको पावर करके हम उसको भेज सकते हैं, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। अब बायोफ्यूल देखते हैं होता क्या है। बायोफ्यूल जो होता है वो खासकर वो बायोमास से ऑब्टेन किए जाते हैं, और इनको डायरेक्टली इनटू लिक्विड फ्यूल्स। इसको बायोमास को डायरेक्टली लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एथेनॉल देखो, एथेनॉल जो है वो रिन्यूएबल है और प्लांट मटेरियल से बनाई जाती है, ठीक है। बायोडीजल सिमिलरली जो है वो हमारे जो है उसको अल्कोहल को जो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स या फिर कुकिंग ग्रीस इसके साथ कंबाइन करके बायोडीजल को बनाया जाता है, ठीक है। अब जनरेशन वाइज भी होते हैं बायोफ्यूल्स, आपको पता है। फर्स्ट जनरेशन जो है बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जो कि शुगर केन जूस या फिर मोलासिस से एक तरह से डिराइव किए जाते हैं। जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं वो बायोमास या एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से होते हैं, जो कि एल्गी से बनते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन होते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर करके कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि जेनोमिकली सिंथेसाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके थ्रू जो है साइनोबैक्टीरिया के थ्रू उनको फ्यूल करके उससे फ्यूल बना के यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आपने देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षा हैं श्रीलंका के, उन्होंने इंडिया और जो जापान के साथ उनका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का जो एग्रीमेंट था कोलंबो पोर्ट में, उसको कैंसिल कर दिया है। अब वो क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि वहाँ की ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग गई थी कि दे डू नॉट वांट एनी एक्सटर्नल कंट्री टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, ताकि इंडिया जो है वो नाराज़ ना हो जाए और जापान नाराज़ ना हो जाए, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा की गवर्नमेंट ने इंडिया को ऑफ़र किया है, एक प्रपोजल दिया है कि ईस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन आप वेस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है वो कोलंबो पोर्ट का, आप उसको हम ऑफ़र कर रहे हैं इंडिया और जापान को इन कंपनसेशन, क्योंकि हमने वो जो है ये वाला प्रोजेक्ट कैंसिल किया, तो आपको हम एक काउंटर ऑफ़र ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया ने कैसा रिएक्शन दिया इस पर, इंडिया ने कहा है कि जो श्रीलंका है उसको ऐसे यूनिलैटरल मैनर में
जो ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट होते हैं, जो कि 3 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट है, उसमें ऐसे यूनिलैटरल जो बैनर में कोई भी एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करना चाहिए, उससे रिलेशंस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो इंडिया ने रिएक्शन दिया है। अब ये कंपनसेटरी ऑफ़र क्या दिया है जो है इंडिया को, श्रीलंका ने, आपको बताया मैंने जैसे कि वेस्ट टर्मिनल ऑफ़र किया है, ईस्ट वाला कैंसिल कर दिया है, लेकिन वेस्ट दे दिया है। और वो क्या कह रहे हैं कि जो ईस्ट वाला जो टर्मिनल था, उसकी टर्म्स क्या थी कि 51% उसको श्रीलंका बनाएगा, ओनरशिप रखेगा, और 49% जो है इंडिया और जापान रखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उससे बेटर ऑफर हम आपको देने को तैयार हैं वेस्ट टर्मिनल में, जिसमें 85% स्टेक जो है वो इंडिया और जापान का होगा, और हम 15% स्टेक रखेंगे सिर्फ श्रीलंका का, ठीक है? तो ये ऑफर अभी हमको एक तरह से कंपनसेटरी ऑफर इंडिया को प्रपोज किया है। ऑफ कोर्स अभी कुछ इस पर रिएक्शन नहीं आया इंडिया का, वी विल सी कि क्या इस पर रिएक्शन देता है इंडिया का। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि वेस्ट टर्मिनल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जो जैसा ईस्ट टर्मिनल जो था, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस इतना फ़र्क है, जो वेस्ट टर्मिनल है उसको स्क्रैच से बनाना शुरू करना पड़ेगा। ईस्ट टर्मिनल थोड़ा सा बन चुका था एक तरह से, अब वेस्ट टर्मिनल को एक तरह से ज़ीरो से बनाना शुरू करना पड़ेगा, इसीलिए वो 85% तक का स्टेक देने को तैयार हो गए हैं, ठीक है? अब श्रीलंका ने ऐसा क्यों चेंज किया, क्यों जो है ये कैंसिल क्यों करा है प्रोजेक्ट ईस्ट जो हमारा जो है, जो ये एक तरह से टर्मिनल को क्यों कैंसिल किया है? क्योंकि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था ट्रेड यूनियंस का, जो कि कह रही थी कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री को ये प्रोजेक्ट मत दो, सिर्फ श्रीलंका को ही ये बनाने दो, ठीक है? देर वर ऑल्सो एलिगेशंस की जो ये ट्रेड यूनियंस हैं, इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से पुश कर रही हैं, ताकि जो इंडिया और जापान जो है वो इस जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएं, ठीक है? तो ये अभी ये जो है ये रिपोर्ट्स थी, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आई थी कुछ, और एलिगेशंस थे कि ये पोर्ट यूनियंस को इंस्टिगेट कर रही थी चाइनीज़ गवर्नमेंट पीछे से, और ताकि ये जो है प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप पे? एक तो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा की एक तो इमेज ये थी कि ही नेवर गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स, बट नाउ देर इज़ अ कंसर्न कि उन्होंने अपने एक तरह से प्रॉमिस को जो है वो बैक ट्रैक किया है, तो उनका जो है इमेज अच्छी नहीं जाएगी इंटरनेशनली। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल फेवर में थे, जो उनके नेशनलिस्ट सपोर्टर्स थे वो उसके इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल फेवर में थे, लेकिन जो जनरल पब्लिक थी, वो जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी, उनको जो ट्रेड यूनियंस थी वो कन्विंस करने में सफल रहीं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके फेवर में नहीं है। तो जो ये जनरल पब्लिक है, उनके सेंटिमेंट्स की तरफ जो है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा जो गवर्नमेंट है वो गिव अप कर गई। तो एक तरह से जो है उनके जो खुद के सपोर्टर्स हैं, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के जो सपोर्टर्स हैं, वो उनसे अब नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है? अब और क्या इसमें प्रॉब्लम है? अब इंडिया जो है, अगर उनको ये ठीक ना लगा, तो इंडिया कैन मेक लाइफ टफ फॉर श्रीलंका, और उस ऐसे टाइम पर जब पैंडमिक के टाइम पर उनकी इकोनॉमीज अच्छी नहीं चल रही हैं, वो रिकवर करना चाह रहे हैं, तो इंडिया उनको इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली एक तरह से आइसोलेट कर सकता है, प्रेशर बना सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी प्रेशर बना सकता है कि दैट दिस कंट्री इज़ फॉलोइंग द फुट नोट्स ऑफ चाइना। तो वो प्रेशर बनाकर जो जियोपॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली श्रीलंका को आइसोलेट कर सकता है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो सकती है, ठीक है? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।